आइए साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पिछले लेक्चरों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कर दी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में जो है हमने उग्रवादी युग कर लिया, उदारवादी युग कर लिया, ठीक है, बंगाल विभाजन भी कर लिया और इस क्रम में आज जो है हम लोग गांधी युग की शुरुआत करेंगे। आज से हम लोग गांधी युग की शुरुआत करेंगे। साथियों, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें हम कई पार्ट में वीडियो लाएंगे। आज जो है हम लोग गांधी युग के जो प्रारंभिक चरण में जो कुछ आंदोलन हुए उन आंदोलन की चर्चा करेंगे और अगले लेक्चर में जो है मतलब आज अगर देखिए खत्म हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो फिर अगले लेक्चर के बाद या फिर अगले के अगले लेक्चर में हम लोग असहयोग आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो गांधी युग की बात करें तो गांधी युग में स्टार्टिंग में कई सारे प्रमुख आंदोलन हुए, तो उस आंदोलन की चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा पहला प्रश्न है कि गांधी युग किस कालखंड को माना जाता है। देखिए, गांधी युग की बात करें, जैसा हम पहले बताए थे कि उदारवादी युग का बात करें तो उदारवादी युग 1885 से 1905, उग्रवादी युग 1905 से 1919 और गांधी युग की बात करें तो गांधी युग जो है 1919 से 1948 को माना जाता है। 1919 से 1948 को माना जाता है, ठीक। मतलब ये समझिए ना कि 1919 से लेकर जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक के पूरे कालखंड को हम लोग गांधी युग ही मानते हैं, क्योंकि इसके बीच के जितने भी काम हुए उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी का अच्छा खासा प्रकोप था। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र आंदोलन का अंतिम चरण किस कालखंड को माना जाता है। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम चरण जो है गांधी युग को ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उदारवादी चरण 1885 से 1905, उग्रवादी युग 1950 से 1919 और उसके बाद जो भी हुए 1948 तक सब कहीं ना कहीं गांधी युग ही माना जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी युग के दौरान अंग्रेज के विरुद्ध हुए बड़े आंदोलन में कौन कौन शामिल थे। देखिए, गांधी युग में तो वैसे काफी सारे आंदोलन हुए हैं। खिलाफत आंदोलन, माफ कीजिएगा, इसमें क्या बोलते हैं इसको, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, या फिर खेरा सत्याग्रह हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, काफी सारे आंदोलन हुए। लेकिन अगर बड़े आंदोलन की बात करें तो बड़े आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीन सबसे बड़े आंदोलन हुए। बाकी सब आंदोलन इसी के आसपास या फिर इसी के तर्ज पर हुए, ठीक है। हालांकि असहयोग आंदोलन से पहले भी कई सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर बड़े आंदोलन की बात करें जो पूरे देश में जिसका अच्छा खासा वो प्रकोप देखा गया तो वो था असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म किस तिथि को और किस स्थान पर हुआ था। देखिए, गांधी जी का जन्म जो है, गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ प्रायद्वीप में हुआ था। पोरबंदर काठियावाड़ प्रायद्वीप में हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न है कि किस कारण गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न पढ़िएगा। ऑप्शन है इसका कि उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई इसलिए, उन्होंने विश्व शांति के लिए कार्य किया, उन्होंने पूरे संसार को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। क्या कारण होगा? देखिए, इसका अगर सही आंसर का बात करें तो उन्होंने पूरे संसार को जो है सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और यही कारण था कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। देखिए, महात्मा गांधी के पिता का बात करें, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। और महात्मा गांधी का ही बात करें तो महात्मा गांधी का नाम मोहनदास। प्रश्न है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था, पुतलीबाई। और पत्नी कस्तूरबा गांधी। मीराबेन उनकी प्रमुख शिष्या थी, ठीक है। अनुसुईया बेन भी उनकी शिष्या ही थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से किस वर्ष में हुआ। देखिए, महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से जो है 1883 में हुआ, 1883 में। प्रश्न है कि गांधी जी को कस्तूरबा गांधी से कितने पुत्र प्राप्त हुए। तो गांधी जी को जो है 4 पुत्र थे, गांधी जी के 4 पुत्र। देखिए, उसका नाम भी आ ही गया, हम नाम ही बताने वाले थे। देखिए, प्रश्न है कि गांधी जी के चारों पुत्र का नाम क्या था। तो गांधी जी के चारों पुत्र का नाम जो है हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, ये 4 गांधी जी के पुत्र थे। प्रश्न है कि गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा किसे दी जाती है। देखिए, 4 पुत्र तो उनके अपने थे, लेकिन उनके 5वें पुत्र की संज्ञा जो है जमुना लाल बजाज को दी जाती है, जमुना लाल बजाज को। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था। तो महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले को माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को। जब ये दक्षिण अफ्रीकी प्रवास से जब वापस आए थे भारत, ठीक है, तो
गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि 1 वर्ष जो है मुंह बंद करके और आंख कान खोल के पूरा देश घूमिए, उसके बाद फिर सोचेगा क्या करना है। ऐसा ही महात्मा गांधी किए भी। प्रश्न करेगा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रानाडे थे, एमजी रानाडे। और महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न है कि गुरु जी के प्रमुख शिष्या के रूप में किसकी चर्चा मिलती है? तो गुरु जी की प्रमुख गांधी जी की प्रमुख शिष्या के रूप में जो है मीराबेन की चर्चा मिलती है, मीराबेन। प्रश्न है कि गांधी जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? गांधी जी की आरंभिक शिक्षा की बात करेगा तो पोरबंदर से हुई, पोरबंदर से। गांधी जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ये प्रश्न पहले आया हुआ है एग्जाम में। गांधी जी ने अपने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो गांधी जी अपने हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से। और गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो गांधी जी ने कॉलेज की शिक्षा श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से हो गया, प्रारंभिक शिक्षा हो गया पोरबंदर से, और हाई स्कूल की शिक्षा हो गया अल्फ्रेड हाई स्कूल से, और कॉलेज की शिक्षा हो गया श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। प्रश्न है कि गांधी जी वकालत की डिग्री प्राप्त करने के लिए किस वर्ष लंदन गए थे? तो गांधी जी लंदन जो गए थे 1888 में गए थे, 1888 में। गांधी जी एक वकील के तौर पर अपने जीवन में असफल रहने के बाद किसके मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? देखिए, जब वो वकालत की पढ़ाई के लिए जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, फिर वहां से वापस आते हैं, हालांकि वो वकालत में काफी मतलब सक्सेसफुल नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो हम्म, दादा अब्दुल्ला हैं, दादा अब्दुल्ला की, एक सेकेंड, किसके मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं? इसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले उसके गुरु थे। इसका चारों ऑप्शन ही गलत। गोपाल कृष्ण गोखले, इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो सकता है। इसका एक बार देख लें, गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हमको लग रहा है इसका ऑप्शन गलत है। इसको देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दादा अब्दुल्ला के, यही तो बोल रहे थे हम। देखिए, पिछला प्रश्न देखिए कि किसकी मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो दादा अब्दुल्ला की पैरवी के लिए, ठीक है। बात करेगा किसकी पैरवी के लिए गए थे? दादा अब्दुल्ला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे? इसका आंसर जो हो जाएगा 1893, ठीक है। 1893 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी जी के साथ डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करते समय किस स्टेशन पर एक घटना घटित हुई? ठीक है। जब दक्षिण अफ्रीकी प्रवास पर जो गए थे ना, तो वहां क्या था कि ट्रेन का जो फर्स्ट क्लास टिकट होता था, फर्स्ट क्लास जो बोगी होता था, उसमें किसी भारतीय को दूरी तय करने, मतलब किसी भारतीय को उसमें नहीं बैठाया जाता था, ठीक है। लेकिन जब गांधी जी जाते हैं ना, तो गांधी जी फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो उनके साथ जो है, उनको जो है गांधी जी को सेंट पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर जो है उनको नीचे उतार दिया जाता है, ठीक है। हालांकि उनकी हठ धर्मिता को देखते हुए फिर से उनको यात्रा करने को दिया जाता है, लेकिन वो उनको पहले है जो है सेंट पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर उनको नीचे उतार दिया जाता है। यही घटना हुई थी। प्रश्न है कि किस घटना ने महात्मा गांधी को भारतीयों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा दी? देखिए, जब क्या हुआ था कि जब उनको उस स्टेशन पर जब नीचे उतार दिया गया, और फिर जब वो काफी जिद किए, और उसके कारण, उनके जिद के कारण उनको फिर से जब भ्रमण उनको फिर से उसमें बैठा लिया गया, तो ये जो घटना थी, ये घटना गांधी जी के जीवन में काफी प्रभावित साबित हुई। और ये वो सोचें कि जब मतलब जब दूसरे देश में मेरे एक साधारण आदमी के हट करने पर, जिद करने पर वो अपना वो लोग इस बात को मान गए, तो भारतीयों का हक की लड़ाई जो कहीं भी लड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर जो अगर देखेंगे तो यही हो जाएगा, सेंट पीटर मॉरिसबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंका जाना, यही जो घटना थी, इससे जो भारतीयों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए प्रेरणा मिली, ठीक। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने
दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को हक और अधिकार दिलाने के लिए किस प्रांत में एक संगठन की स्थापना किया? इसका आंसर जो हो जाएगा नटाल प्रांत में। प्रश्न है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुई थी, 1894 में। अब प्रश्न है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की और किस वर्ष किया? देखिए, गांधी जी ने जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन में किया 1904 में। डरबन में किया 1904 में। प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को कहाँ गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को जो दक्षिण अफ्रीका में ही गढ़ा था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना। देखिए, प्रश्न आ गया कि सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है? तो सत्याग्रह शब्द का अर्थ जो है सत्य के लिए आग्रह करना। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किस जनजाति के समर्थन में और कब किया था? देखिए, महात्मा गांधी ने जो है पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग जो है जुलू जनजाति के लिए 1906 में किया था। जुलू जनजाति के लिए 1906 में किया। प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल कब गए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल 1908 में गए। 1908 में। प्रश्न है कि गांधी जी ने कालीन बैग की मदद से किस वर्ष और कहाँ टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की? तो टोल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जो है जोहानिसबर्ग में 1910 में किया गया। जोहानिसबर्ग में 1910 में किया गया। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी जी ने अपने विचारधारा को प्रसारित करने के लिए कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए गांधी जी ने जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली। इंडियन। प्रश्न है कि इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका गांधी जी ने कब निकाली थी? तो इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है गांधी जी ने 1903 में निकाली। 1903 में। प्रश्न देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी जी ने लंदन यात्रा पर रहते हुए किस पुस्तक की रचना की? तो दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। यही इसका आंसर हो जाएगा, हिंद स्वराज। अब है कि हिंद स्वराज में किस शब्द को परिभाषित किया था? तो हिंद स्वराज में जो है हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज शब्द को परिभाषित किया था। स्वराज शब्द को परिभाषित किया। प्रश्न देखेंगे कि हिंद स्वराज में गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना किससे की थी? हिंद स्वराज में जो है गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और वेश्या औरत से किया था। बांझ और वेश्या औरत से। उनका कहने का अर्थ था कि जो ब्रिटिश संसद है ये कोई भी ढंग का काम नहीं कर रही है। कुछ भी इसका देखा जाए तो मतलब परिणाम के स्वरूप कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, कुछ खास फायदा हो नहीं रहा, ये उनका कहने का सेंस था। तो प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक और अधिकार देने हेतु ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? देखिए, जब गांधी जी ने वहाँ सत्याग्रह किया या फिर जो भी उनका आंदोलन किया, उसके बाद जो है दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक मिला और गांधी जी की वजह से ही मिला। ठीक है, और कौन सा एक्ट पारित करके मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रिलीफ एक्ट 1914। इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 इसका आंसर हो जाएगा। गांधी जी लगभग कितने वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? तो गांधी जी जो है रहने तो गए थे कम ही समय के लिए, लेकिन जब उनके साथ घटना घटित हुआ सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पे, तो उसके बाद जो है गांधी जी लगभग 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं और दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को उनका हक दिला के फिर वापस आते हैं। तो प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जब दक्षिण अफ्रीका के लोगों को दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को जब उनका हक मिल गया इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 के तहत, तो उसके बाद गांधी जी फैसला करते हैं कि भारत चला जाए, क्योंकि भारत में भी जो है काफ़ी लड़ाई लड़नी है। तो वो भारत आ जाते हैं। कब आ जाते हैं भारत? तो 9 जनवरी 1915 को। और 9 जनवरी 1915 को आते हैं, यही कारण है कि 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखेंगे गांधी जी जब 9 जनवरी को भारत आते हैं तो एक काठियावाड़ी किसान के वेशभूषा में आते हैं। काठियावाड़ी किसान के, जब वो यहाँ से गए थे तो अच्छे से कोट सूट पहन के गए थे, अच्छे घर के लोग की तरह, लेकिन जब वो आए वापस 9 जनवरी को तो एक काठियावाड़ी किसान के रूप में आए थे भारत।
प्रश्न है कि जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र पूछ रहा है। जब वो भारत लौटे तो उनका उम्र 46 वर्ष था। प्रश्न है कि किस दिन को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के तौर पे मनाया जाता है? तो जिस दिन गांधी जी आए थे उसी दिन को जो है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और वो दिन था 9 जनवरी। प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद सर्वप्रथम मुंबई के किस बंदरगाह पर उतरे थे? तो जब भारत आए थे तो सर्वप्रथम ओपोलो नामक बंदरगाह पर उतरे थे, ओपोलो नामक बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका में से वापस लौटने पर गांधी जी ने किस वेशभूषा में भारत आए थे? तो काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में, बताया थोड़ा देर पहले। प्रश्न है कि जब गांधी जी 1915 में भारत आए थे तब कौन सा विश्व युद्ध चल रहा था? देखिए, जब गांधी जी भारत आए थे ना, गांधी जी भारत आए थे 1915 में, ठीक है, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की अवधि जो है 1914 से 1918 रही है, तो 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और याद रखें कि जब गांधी जी भारत आए थे तो भारतीय युवाओं को जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किए थे, ठीक। प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को उनके सहयोग के कारण कौन सा उपाधि प्रदान किया? देखिए, हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जब गांधी जी आए थे, जैसे हम बताएं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीय युवाओं को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। और यही कारण था कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी, केसर हिंद की उपाधि दी। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट क्यों कहा गया? गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट इसलिए कहा गया कि उन्होंने भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था और प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी ने 1915 में अपने राजनीतिक गुरु से मुलाकात की। उनके कहने पर गांधी जी ने कितने वर्ष तक पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया? तो 1 वर्ष तक। उनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष तक जो है मुंह बंद करके और आंख कान खोलकर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करो, उसके बाद सोचना क्या करना है। इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष और कहां साबरमती आश्रम की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा 1916 में अहमदाबाद में। प्रश्न है कि साबरमती आश्रम को और किस नाम से जाना जाता है? तो साबरमती आश्रम को जो है सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है कि महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी की जीवनी की बात करें तो महात्मा गांधी की जीवनी जो है डीजी तेंदुलकर ने लिखी है, डीजी तेंदुलकर ने। अब प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम जो है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी ने खुद ही लिखा, आत्मकथा तो खुद ही लिखा होगा। और ये बेसिकली इन्होंने ये गुजराती भाषा में लिखा है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अब प्रश्न है कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? गुजराती में लिखी है, हम बताए अभी। प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ हमारा मेरे प्रयोग मतलब माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है महादेव देसाई ने किया है। अब बोल रहा है कि गांधी जी के लिए अपनी आत्मकथा में बताए गए 3 लक्ष्य कौन से थे? देखिए, महात्मा गांधी के जीवन में उनके अनुसार उनके 3 लक्ष्य थे। उनके 3 लक्ष्य क्या क्या थे? तो हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत विरोधी संघर्ष और समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाना। ये 3 उनका प्रमुख लक्ष्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब है कि गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा पर किन लोगों का प्रभाव पड़ा है? देखिए, गांधी जी की अगर दार्शनिक विचारधारा की बात करेंगे तो उनकी जो दार्शनिक विचारधारा पर एमर्सन, थोरो और टोल्स्टॉय, एमर्सन, थोरो और टोल्स्टॉय का प्रभाव पड़ा। अब है कि गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक की तुलना किससे की है? तो गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक की तुलना समुद्र से किया है, समुद्र से। अब है कि गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना किससे की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से की है।
कि गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनकी तुलना जो है गंगा से की है। अब प्रश्न बोल रहा है कि फिरोज शाह मेहता की तुलना किससे की है? फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से। याद करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना समुद्र से किया है। बाल गंगाधर तिलक की तुलना समुद्र से किया है। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से। गोपाल कृष्ण गोखले की तुलना गंगा से, और बाल गंगाधर तिलक की तुलना समुद्र से, और फिरोज शाह मेहता की तुलना हिमालय से। अब प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? देखिए, जब महात्मा जी गांधी आए थे ना, उन्होंने एक सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किया था। और चंपारण सत्याग्रह के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तत्काल के लिए बस इतना जानिए कि चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद जो है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। ठीक। अच्छा, एक सेकंड। राष्ट्रपिता कहकर जो है, राष्ट्रपिता कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं। ठीक है। राष्ट्रपिता कहकर महात्मा का क्यों उन्हें पुकारा था? महात्मा का क्यों उन्हें पुकारा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने? और राष्ट्रपिता की बात करेगा तो राष्ट्रपिता का जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस की चर्चा हम आगे करेंगे डिटेल से। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? ठीक है। तो महात्मा गांधी को बापू की बात करेगा तो बापू जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा। बापू जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? इसकी चर्चा भी हम कर रहे थे कि जब चंपारण सत्याग्रह जब सफल हो जाता है तो इसके सफल होने का कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। अब प्रश्न है कि महात्मा गांधी को आधुनिक भारत का आजाद शत्रु किसने कहा है? तो महात्मा गांधी को आधुनिक भारत का आजाद शत्रु जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। देखिए, प्रश्न कर रहा है कि महात्मा गांधी को जादूगर किसने कहा है? तो महात्मा गांधी को जादूगर जो है शेख मुजीबुर रहमान ने कहा। शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान साहब जो बंगाल के, जो बांग्लादेश के जो है पिताजी को कहे जाते हैं। महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा किसने कहा है? महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय ने कहा। मदन मोहन मालवीय ने। अब है कि महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा। लॉर्ड माउंटबेटन ने। अब प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जब हम कांग्रेस चैप्टर पढ़ा रहे थे तब चर्चा किए थे कि 1916 का अधिवेशन क्या ही महत्वपूर्ण था। तो एक महत्वपूर्ण का ये भी कारण था कि उसमें जो महात्मा गांधी भाग लिए थे। अब है कि महात्मा गांधी की मुलाकात बिहार के चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल से किस कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। हाँ। अब देखिए, यहाँ से जो है ना चंपारण सत्याग्रह शुरू हो जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह या फिर जो भी है आगे का सत्याग्रह, चाहे अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हो या फिर खेड़ा सत्याग्रह हो या फिर जो भी आगे का जो है उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हमने गांधी जी के गांधी जी पर्सनली जो भी उससे संबंधित प्रश्न था, उनका जन्म से लेकर उनकी माता पिता पत्नी जो भी थे सबके बारे में चर्चा किया। बाकी जो है उनके सत्याग्रह की चर्चा, फिर जो आंदोलन की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। इसका सेकंड पार्ट हम लाएंगे जिसमें बाकी सारे प्रश्न की चर्चा भी करेंगे, और उसके बाद फिर हम असहयोग आंदोलन की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो तब तक ये रहने देते हैं, और अगर जो क्लास से कोई अगर समस्या या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। और इन सब के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जाम सिंडिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।